नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेतनी। उत्तराखंड में वन विभाग का बड़ा फैसला। वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए अब वनों की जियो फेंसिंग की जाएगी, जो जियो रिफ्रेशिंग और जीआईएस आधारित है। सर्वे ऑफ आइडेंटिफाइड बाउंड्री करने को लेकर चर्चा की थी, जिसके लिए 4 समितियों का गठन किया जाएगा। तहसील स्तर, डिवीजन स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें संबंधित डीएफओ भी रहेंगे, जिसमें जिला स्तर की समिति में कंजर्वेटर रहेंगे, जिसके तहत प्रदेश में वन भूमि की बाउंड्री कितनी है इसका सर्वे किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में वन भूमि में लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिलती रही हैं, जिसको मुक्त कराने के लिए धामी सरकार ने बड़ा अभियान चलाया था, जिसके तहत बड़ी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराकर वन विभाग में शामिल कराई गई है। मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार इससे पता चल पाएगा कौन सी जमीन प्राइवेट है और कौन सी वन भूमि की है। जो जियो रेफरेंसिंग और जीआईएस आधारित जो सर्वे ऑफ आइडेंटिफाइड बाउंड्री करना, इसके लेकर के आज चर्चा हुई है, जिसमें 4 समितियां बनी हैं। तहसील स्तर पर एसडीएम के खंड डिवीजन स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें संबंधित डीएफओ भी रहेंगे, जिसमें जिला स्तर की समिति में कंजर्वेटर रहेंगे और राज्य स्तरीय समिति में हॉप रहेंगे। और ये जो हमारा पीसीसीएफ है, लैंड एक्विजिशन, ये रहेंगे। इसमें बाकी अधिकारी जो तहसील, डीएफओ और पीडब्ल्यूडी के, जिनके माध्यम से इसमें पूरा कमेटियां बना करके इसमें जो डिवीजन वाइज इनमें सर्वे करने के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जा सके। भराड़ी शहर में आयोजित हुए मानसून विधानसभा सत्र में भाजपा ने कांग्रेस पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कांग्रेस उत्तराखंड सहित पूरे देश में अराजकता फैला रखी है। विधानसभा सत्र में आपदा व अन्य जनहित मुद्दों को उठाने के बजाय कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ अराजकता फैलाना था। सत्र को लेकर भाजपा की मंशा व नीयत एकदम स्पष्ट थी। सरकार ने अनुपूरक बजट, मदरसा बोर्ड व कैबिनेट के पास अन्य जरूरी विधेयक पारित कराए हैं। सदन के अंदर माइक तोड़ना, मेज पलटना किसी भी प्रदेश की कार्य संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस ने सदन शुरू होने से लेकर सदन खत्म होने तक अराजकता फैलाकर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया है। कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सदन में रख सकती थी। बात नाम सुने जाने पर सदन का बहिष्कार किया जा सकता था, परंतु माइक तोड़ने, कुर्सियों को पलटने का अधिकार कांग्रेस को किसने दिया? जरूरी विषयों पर चर्चा के बजाय मुद्दाविहीन कांग्रेस को सदन से भागना ज्यादा उचित लगा। गैरसैंण का सत्र आउट किया तो उसमें जो मुख्य विपक्षी दल है वो आपदा में चर्चा करेगा, वो प्रदेश के अंदर जो और उनको कठिनाई लगती है, जनहित के जो मुद्दे हैं उन सब पर चर्चा करेगा। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक अराजकता का माहौल बनाना चाहती है, एक अराजकता फैलाना चाहती है और अराजकता से ही अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहती है। यानी आप अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को सरकार पर दबाव बनाने के लिए, संविधान के तहत, कानून के तहत जो भी विषय हैं उन विषयों को आप सदन में रख सकते हैं, इसीलिए सदन बुलाया गया। लेकिन सदन प्रारंभ होने से लेकर जितने समय तक वहां सदन चला, सिर्फ और सिर्फ अराजकता, अराजकता की यह हालत हो गई। कभी हम उत्तर प्रदेश के टाइम पे देखते थे कि भाई वहां माइक टूट रहे हैं, कुर्सियां एक दूसरे पे पटकी जा रही हैं। सेम वो परिस्थिति गैरसैंण में आज आप सब लोगों ने देखी। तो ये क्या अच्छा प्रदेश के लिए है? या मुझे लगता है क्या उस दल के लिए भी ये अच्छा है ऐसे अराजकता फैलाना? आप उसी बात को अपनी लोकतांत्रिक परंपरा के तहत, लोकतांत्रिक विषय के तहत आप अपनी बात को रख सकते थे। आपकी बात को कोई नहीं सुन रहा था, आप सत्र का बहिर्गमन कर सकते थे, बहिष्कार कर सकते थे। लेकिन यह बताइए कि सदन को तोड़ने का और सदन के अंदर अराजकता फैलाने का, सदन के अंदर अपशब्दों का प्रयोग करने का यह अधिकार आपको किसने दिया? क्या भारत? पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत ने भाजपा को लेकर सनसनीखेज बयान दिया है। हरीश सिंह रावत ने दावा किया है कि बीजेपी को चलाने के लिए बनी 30
करोड़ की एफडी का पैसा खनन माफियाओं से लिया गया। हरि सिंह रावत ने यह भी दावा किया कि जब वे वन मंत्री थे तब 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा उन्होंने खनन माफियाओं से लेकर दिया था। हरि सिंह ने मांग की कि 30 करोड़ की एफडी में किसने पैसा दिया, ईडी इसकी जांच करे तो पूरी बीजेपी जेल में होगी। उन्होंने दावा किया कि रामनगर हल्द्वानी के खनन माफियाओं से 10-10 लाख के चेक मंगवाए थे। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा, सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो, वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियाओं से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। जो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया, तभी तो तबाही हो रही है। मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं, खनन होना चाहिए। जब मलबा आता है तो नदी को एक टेक्निकल तरीके से उसकी रेत बजरी हटनी चाहिए, जिससे कि बीच में गहराई हो और अड़ोस पड़ोस में जो है आसपास जो है बस्तियों को नुकसान हो। खनन होना चाहिए, लेकिन तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए, तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। ये तो आप चले जाओ उधम सिंह नगर में कैसे पट्टे दे दे, कैसे लूट मचा रखी इन्होंने खनन के नाम पर। आप मुझे बताओ, जिस तरह निशंक के समय में ऋषिकेश की जो घोटाला, भूमि घोटाला हुआ था, हरिद्वार प्राधिकरण से रिपोर्ट एक ही दिन आई, मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र गया, उसी दिन प्राधिकरण में गया, उसी दिन रिपोर्ट आई और उसी दिन जो है जमीन आवंटन कर दी गई ऋषिकेश में। वही खनन पट्टों में हुआ है। मुख्यमंत्री की ओर से आदेश हो रहे हैं, सचिव की ओर से आदेश हो रहे हैं, डीएम की रिपोर्ट सेम डेट लग रही है और सेम डेट खनन का पट्टा या क्रेशर स्वीकृत हो जा रहा है। बहुत बड़ा घोटाला है खनन घोटाला। अगर आज ईडी खनन घोटाले की जांच कर दे उत्तराखंड में तो भाजपा सरकार इसमें जेल में होगी। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें मुख्यमंत्री धामी सुबह की सैर के दौरान भराड़ीसैंण में चंद्र सिंह नेगी के चाय की दुकान पर पहुंचे और दुकान पर खुद अदरक वाली चाय बनाई और दुकानदार सहित दुकान पर उपस्थित स्थानीय जनता से चाय पर चर्चा कर उनसे सरकार द्वारा संचालित विकासपरक और जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधानसभा सत्र के समापन के बाद भराड़ीसैंण में रुककर कुछ समय और स्थानीय जनजीवन से जुड़ने का अवसर उनके लिए विशेष है। गैरसैंण केवल हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं बल्कि एक सुंदर संभावनाओं से भरपूर पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की मनमोहक वादियाँ, शुद्ध पर्वतीय हवा और शांत वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट ने मदमेश्वर घाटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अख्तौली से 6 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर द्वितीय केदार मदमहेश्वर यात्रा के आधार शिविर गौंडार बनातोली के मध्य आपदा से क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग का जायजा लिया तथा जन समस्याएं सुनी। राज्य मंत्री के मदमहेश्वर घाटी आगमन पर क्षेत्रीय जनता ने उन्हें क्षेत्र में फैली समस्याओं से रूबरू करवाकर निराकरण की मांग की। इस पर राज्य मंत्री ने मदमहेश्वर घाटी के जनमानस व नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आश्वासन देते हुए कहा कि क्षेत्र की हर समस्या के निराकरण के लिए सामूहिक पहल की जाएगी। चौदह अगस्त को नैनीताल जिले के बेताल घाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद किया।
एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीना ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बेताल घाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग के दौरान एक प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा प्रतिद्वंदी समर्थकों पर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाई गई। यही नहीं, फायरिंग घटना में एक व्यक्ति को गोली भी लगी थी। नैनीताल के बेतालघाट कस्बे में चुनाव के दिन एक फायरिंग होने की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए पहले 6 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। बेतालघाट पुलिस को एक बड़ी और सफलता मिली है इस मुकदमे में, और फायरिंग करने वाले जो मुख्य अभियुक्त थे, इन 3 अभियुक्तों को हमने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार किया है। चूंकि इस मामले में जो अभियुक्त शामिल हैं, इनका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये लोग पहले भी 307 और हत्या के प्रयास के जितने भी मुकदमे हैं उनमें नामजद रह चुके हैं। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है, और ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने चुनाव में गड़बड़ करने की कोशिश की है या चुनाव के दौरान शांति भंग की है, पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। पौड़ी के तलसारी गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 32 वर्षीय जितेंद्र सिंह पुत्र सतीश चंद्र ने अपने ही घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उसने आत्महत्या करने की बात कही थी। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर जांच शुरू की। इस बीच फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आखिर मृतक ने यह कदम क्यों उठाया और उसके पीछे कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। आज सुबह हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा तथाकथित अपने सिंगल बोर वेपन से गले पर गोली चलाते हुए सुसाइड कर लिया गया है। जिस सूचना के आधार पर मौके पे हमारी जब पुलिस पहुंची, मौके की जांच पे हम लोगों ने पाया कि ये व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ था और गाड़ी में बैठ के ही सिंगल बोर से इसने अपने ऊपर वार करते हुए आत्महत्या कर ली गई है। इस व्यक्ति की हम लोगों ने शिनाख्त करवाई। शिनाख्त करने के उपरांत परिजनों और ग्रामवासियों से बात करते हुए इस के अंतर्गत हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई हमारे द्वारा करवाई जा रही है। साथ ही साथ इस व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है, जिसमें इस व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति का नाम लेते हुए आरोप लगाए गए हैं कि इस व्यक्ति के प्रेशर के आधार पर ये सुसाइड कमिट किया गया है। हमारी टीम्स के द्वारा इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम लोग फोरेंसिक की टीम्स और मोबाइल यूनिट्स के द्वारा इसकी जांच करवा रहे हैं। जो भी इसमें एविडेंसेस होंगे, उस एविडेंसेस के आधार पर अग्रिम कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून के डॉक्टर्स ने एक 41 वर्षीय महिला की अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण बैरिट्रिक सर्जरी को सफलतापूर्वक किया है। महिला का वजन 190 किलो था और वे किशोरावस्था से ही गंभीर मोटापे से पीड़ित थी। इस जटिल सर्जरी का नेतृत्व डॉक्टर विशाल निधि कुलश्रेष्ठ, एसोसिएट डायरेक्टर GIMAS एवं बैरिट्रिक सर्जरी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून ने किया। मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर विशाल निधि कुलश्रेष्ठ ने कहा कि मरीज काफ़ी कम उम्र से ही ओवरवेट रही हैं और इनके परिवार में भी मोटापे की हिस्ट्री रही है। इनकी मां की भी पहले बैरिट्रिक सर्जरी हो चुकी है। ये केस काफ़ी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि मरीज़ का लिवर काफ़ी बड़ा था। इसने सर्जरी को और जटिल बना दिया। हमने लेप्रोस्कोपिक वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास, जिसे मिनी गैस्ट्रिक बाईपास भी कहा जाता है, तकनीक का उपयोग किया। पेशेंट थे, ये लगभग 40 साल की उम्र थी। इनका वज़न 190 किलो था और ये काफ़ी सालों से अपना वज़न कम करने की कोशिश कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनकी माताजी ने भी बहुत साल पहले बैरिएट्रिक सर्जरी कराई थी और उनका सस्टेन वेट लॉस था, तो वो भी एक मोटिवेशनल फैक्टर था उनके लिए। और ये अपने मोटापे से बहुत परेशान हो चुकी थी और इनको हमने ये ऑप्शन दिया। ये रहने वाले दिल्ली के हैं, इनके माता पिता यहाँ रहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम यहीं कराएंगे। और
उनको थोड़े एप्रीहेंशंस होते हैं। देखिए सर्जरी एट द एंड ऑफ द डे सबको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने सर्जन पर कि वो एक्सपीरियंस्ड हैं और ये प्रोसीजर सही तरीके से कर रखे हैं। उस संदर्भ में काफ़ी लंबे डिस्कशंस होते थे, हम पूरा एक्सप्लेन क्लैरिफाई करते हैं कि ये प्रोसीजर में क्या क्या होता है। सर यदि चुनौती की पेशेंट थे रामनगर के कालाढूंगी कोटा बाग मार्ग पर गुरणी नाले में अचानक उफान आ गया। इस दौरान एक बाइक सवार नाले के तेज बहाव में बह गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकाल उसकी जान बचा ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बरसात के मौसम में गुरणी नाला खतरनाक रूप से लेता है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते। घटना के समय ना तो पुलिस प्रशासन मौजूद था और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे। यह हादसा कालाढूंगी थाना क्षेत्र के कोटा बाग चौकी क्षेत्र में हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बरसाती नालों पर पुलिया और सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। रुड़की के बंदा रोड निवासी शाहबाज नाम का एक युवक करीब 3 महीने पहले पिरान कलेर में नहाने के लिए गया था, जहां पर कुछ युवकों के द्वारा शाहबाज पर जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले में शाहबाज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। नौशाद का आरोप है कि वे 3 महीने से अपनी पत्नी के साथ पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस आरोपी की गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसके बाद नौशाद के द्वारा एसपी देहात से मिलकर अपने केस की जांच ट्रांसफर करने की मांग की है। मेरा नाम आबाद नौशाद है, रुड़की का रहने वाला हूँ सर। मेरे बच्चे के साथ एक हादसा हो गया था, जानलेवा हमला किया गया था कलियर में, और मुझे पुलिस ने सूचना दी। मैं मौके पे पहुंच गया था। यहाँ से बच्चे को ऋषिकेश रेफर कर दिया था, बहुत सीरियस हालत थी। अच्छा सर, और मैंने फिर उसके बाद थाना कलियर में जाके रिपोर्ट दर्ज की और 307 में मुकदमा कायम हो गया। और उसके बाद मतलब जो है 3 महीने हो गए सर, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मुलजिमों को बुला के और बिठाते हैं, कुछ नहीं कर सकते सर, और हमें परेशान किया जा रहा है बहुत। पूरे दिन 3 महीने से थाने में बिठा के रखते हैं। अच्छा, जासी बात पूछने के चक्कर में पूरा दिन लग जाता है। हमें ये भी खतरा है कि रात बिरात को वहाँ से आते हैं, हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए सर। और हमें रास्ते में रोक के हमें बहुत परेशान कर रहे हैं लोग। कभी फ़ोन पे कर रहे हैं कि हम एसपी देहात साहब के पास से आए हैं सर, वहाँ से हमने एप्लीकेशन दी थी, मिले थे। एसपी साहब ने हमारा थाना ही चेंज कर दिया है सर। अच्छा, थाना चेंज कर और जांच बिठाई सर। हमें पूरी उम्मीद है कि एसपी साहब से मिलेंगे, हमें इंसाफ मिलेगा, हमें इस केस में हमारी सुनवाई होगी। हमारा बच्चा बहुत सीरियस है, जूझ रहा है सर। स्टारगंज उपजिला अस्पताल का बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल जिंदल और वार्ड सभासदों ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से अस्पताल की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही अस्पताल में पहुंची गर्भवती महिलाओं ने महिला डॉक्टर अस्पताल में मौजूद न होने की कमल जिंदल से शिकायत की। वहीं मरीजों की शिकायत पर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने नाराजगी व्यक्त की और उपजिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुलदीप यादव को शिकायतों का जल्द निस्तारण करने के लिए कहा। रहने वाली हूँ। यहाँ पे कोई भी जैसे कि अगर हमें मेरी फर्स्ट डिलीवरी है तो यहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है जो हमारी डिलीवरी अच्छे से करा सके, तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई फीमेल डॉक्टर हो जो हमें देख सके। यहाँ पे हर एक केस रेफर हो जाता है, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो तो वो रेफर कर दे रहे हैं। तो फिर हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी सुविधा चाहिए। स्टार्टिंग से यहाँ पे मतलब डॉक्टर नहीं है। अभी दिखा रही हूँ, जब से मेरी प्रेगनेंसी शुरू हुई है तब से यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। कैबिनेट मंत्री सौरभ होगा जी से आज फोन पे बात हुई किसी संदर्भ में, तो उन्होंने हमसे कहा कि एक बार आप स्टारगंज सरकारी अस्पताल में जाके भ्रमण करके आए, क्या स्थिति है। तो मैं मेरे साथ ये रवि रस्तों की हमारी पार्टी के नेता थाने आना और ये अविनाश वाल्मीकि ये मेरे को नहीं मिल रहा। तो सरकारी अस्पताल के अंदर लेडीज डॉक्टर की कमी है, 2 लेडीज डॉक्टर है, 2 छुट्टियों पे हैं, मेडिकल कास्ट पे है। और मरीजों की शिकायत है कि मरीजों की जो जांच होती है पैथोलॉजी लैब की और दवाइयाँ, इनकी समुचित व्यवस्था अस्पताल के अंदर नहीं है। तो अभी हमने सीएमओ साहब से भी बात करी है, सीडीओ साहब से भी बात करी है, ऑलरेडी मंत्री जी को पूरा विषय बता दिया। अगर अस्पताल में यही हालत रहे
तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, कैबिनेट मंत्री जो हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य की मंत्री रावत जी, उनसे बात की हमने डॉक्टर साहब को चेतावनी दी है कि 2 दिन के अंदर अगर अस्पताल की हालत नहीं सुधरी तो फिर इस पर जो भी हम लोगों को करना होगा आपन कराएंगे। हमारी सबका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं देना है कि यहाँ से बाहर से दवाई लिखने का सिलसिला वो अभी भी जारी है। तो उसके साथ साथ जांचों के संबंध में भी अन्य जो समस्याएं लगातार आ रही हैं। तो आज हमें हमारे शान भाई के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि वही सिलसिला इनका आज भी जारी है कि बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये सिलसिला लगातार लोगों द्वारा बताया जा रहा था। आज यहाँ हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष बड़े भाई कमजेंद्र जी भी रहे, जिनके द्वारा उनको डाटा भी कहा भी कि ये गलत है और ये आप बाहर से लिखना बिल्कुल बंद नहीं। पहले भी शिकायत की थी पर बस इनके लिए कुछ नहीं, यहाँ से सुनना वहाँ से निकाल देना। जबकि सीएम साहब ने ये भी कहा था कि हमने जांच कमेटी बना दी है, जांच होगी। अभी तक जांच का भी कोई रिस्पांस नहीं आया है, कोई भी। बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था कि जांच हो तो बिल्कुल पारदर्शिता रहनी चाहिए और वो जांच। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला सिंहपुरा नावघाट उत्तराखंड पुल की कनेक्टिविटी मामले में स्थिति का जायजा लिया। नेगी ने मामले में मुख्य सचिव आनंद वर्धन को जुलाई में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई का आग्रह किया था, जिस पर मुख्य सचिव ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को पत्र प्रेषित कर कार्रवाई का आग्रह किया था तथा हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव से दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से वार्ता करने की बात भी कही थी। नेगी ने कहा कि लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से बना उक्त पुल विभागीय एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की अपरिपक्वता ना समझी कमीशन खोरी की वजह से शो पीस बनकर रह गया है। इसकी वजह से सरकार का करोड़ों रुपए बेकार हो रहा है। घाट और सिंहपुरा पुल है, हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाला पुल है, सेतु। वो लगभग 2 साल पहले बनके तैयार हो चुका है। 50-55 करोड़ की लागत से पुल बना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें हिमाचल की तरफ से अप्रोच रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। और इस कनेक्टिविटी ना होने की वजह से हिमाचल उत्तराखंड को इस पुल बनने से कोई लाभ नहीं है। ये सिर्फ 100 पीस बन के रह गया। और आप समझ भी सकते हैं, दोनों इसके पुल के दाएं और बाईं तरफ घास जमनी शुरू हो गई। तो ये धीरे धीरे अगर ऐसी रहा तो ये पुल क्षतिग्रस्त हो जाता। लेकिन जनसंघर्ष मोर्चा लगातार इस मुहिम को अंजाम देने पर लगा है। अक्टूबर 2024 को जो तत्कालीन मुख्य सचिव थी राधा रतूड़ी जी, उनसे हमने आग्रह किया था। उसके बाद उन्होंने प्रमुख सचिव हैं हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के, उनको कार्रवाई के लिए लिखा था। उसके बाद फिर अभी पिछले महीने हमने 20-21 जुलाई में जो प्रमुख सचिव उत्तराखंड के आनंद वर्धन जी, उनसे आग्रह किया। तो उन्होंने जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं सक्सेना जी, उनको दूरभाष पे बात करने की बात की थी। और उन्होंने पत्र भी उनको प्रेषित किया है कि आप इसमें लैंड एक्विजिशन की जो भी कार्रवाई होनी है। भारतीय किसान यूनियन ने राजधानी देहरादून में ऊर्जा भवन घेराव का कार्यक्रम रखा था। कई मांगों को लेकर दूर दूर से किसानों ने राजधानी देहरादून की ओर कूच किया। इसमें मुख्य रूप से स्मार्ट मीटर का विरोध और किसानों का बिजली का बिल माफ़ करने व गन्ने के मूल्य बढ़ाने को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने डोईवाला टोल प्लाजा पर ही किसानों को रोक दिया और किसानों को देहरादून नहीं आने दिया। कुछ जगह पर पुलिस ने तीखी नोकझोंक भी हुई। उसके साथ ही बहादुराबाद में किसानों पर लाठीचार्ज भी किया गया, जिसकी निंदा करते हुए भारतीय किसान यूनियन की प्रभारी उषा तोमर ने कहा कि जिस तरीके से ये सरकार अपनी हठधर्मी दिखा रही है, किसानों पर इस तरीके से लाठीचार्ज करने की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार को चेताने चाहते हैं कि सरकार कितना भी जोर लगा ले, लेकिन हम स्मार्ट मीटर को लेके नहीं देंगे और ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। देखिए, ये एक तानाशाही सरकार है और ये सरकार का जो फरमान है ये भी तानाशाही फरमान है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है कि बिना किसी व्यक्ति की परमिशन के आप स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी बिजली विभाग जबरदस्ती गांव में जाता है और गांव-गांव जाकर स्मार्ट मीटर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। लेकिन भारतीय किसान यूनियन उत्तराखंड इसका विरोध करती है और करती रहेगी हमेशा, जब तक कि इसका समाधान सरकार नहीं कर देती। क्या इसके लिए न्यायालय की शरण में जाने का कोई ऐसा प्रावधान आप लोगों की तरफ से? देखिए, किसान यूनियन जो है वो आंदोलन से निकली हुई यूनियन है और आंदोलन ही कर। अपनी 4 सूत्र मांगों को लेकर किसानों का ऊर्जा भवन कूच किया। किसानों ने स्मार्ट मीटर के विरोध के साथ ही जंगली जानवरों से किसानों की फसलों की सुरक्षा, बिजली की फ्री करने, गन्ना मूल्य 500 प्रति क्विंटल, धांसू पर 500 क्विंटल की सब्सिडी की मांग की। साथ ही पहाड़ के किसानों की चकबंदी व जंगली जानवरों की नसबंदी
और देश में जैविक क्रय में केंद्र खोलकर पहाड़ के किसानों की सब्जी और पहाड़ी उत्पादों जैसे माल्टा, बरस आदि के उत्पादन करने वाले किसानों के हालात सुधारने के लिए फैक्ट्री खोले जाने की मांग की। उत्तरायणी खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।